Hello class, welcome to my channel. I hope you all are doing well. So हम यहाँ पर तैयारी करते हैं UGC नेट पेपर 2 कॉमर्स 08 कोड के लिए, जहाँ पर हम नेट JRF सेट के बारे में पढ़ते हैं। हमारी यूनिट 3 चली है जिसका नाम है बिजनेस इकोनॉमिक्स। आज हमारी क्लास 5 रहेगी। इससे पहले हमने बिजनेस इकोनॉमिक्स की 4 क्लासेस कर ली हैं और इससे पहले हमने यूनिट 1 करी है, जिसका मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी। जिसने यूनिट 1 नहीं देखी है वो प्लीज़ यूनिट 1 को देख लीजिएगा और साथ साथ में आप इसके नोट्स भी बनाते चलिएगा, ठीक है। हमारी यूनिट 1 थी बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड इंटरनेशनल बिजनेस, जो हमने पूरी कंप्लीट कर ली है और उसके हमने 2 प्रीवियस ईयर सेट भी लगा लिए हैं, जो एक 50 क्वेश्चंस का है, एक 20 क्वेश्चंस का है। जिन्होंने वो भी नहीं देखे हैं कृपया उनको भी देख लीजिएगा। और आज हम बिजनेस इकोनॉमिक्स का सिलेबस भी देख लेते हैं। इसके बाद हमारी दो ही क्लासेस इसकी जो है बिजनेस इकोनॉमिक्स की लगेगी। उसके बाद हमारी ये यूनिट भी जो है वो ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। आज की क्लास में हम इसका सिलेबस देख लेते हैं कि कितना हमें बचा है और क्या हमें पढ़ना है, बाकी रह गया है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सो ये रहा आपका सिलेबस जो है यूनिट 3। यूनिट 3 का आपका नाम है बिजनेस इकोनॉमिक्स। बिजनेस इकोनॉमिक्स का सिलेबस हम आज देखेंगे। बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड डिमांड एनालिसिस, जिसको हमने कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने बिजनेस इकोनॉमिक्स को ब्रीफली पढ़ा है, डिमांड एनालिसिस पढ़ लिया है, लॉ ऑफ डिमांड पढ़ लिया है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ लिया है। इलास्टिसिटी डिमांड में हमने इसके लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा था, जिसमें हमने इसके कुछ टाइप्स पढ़े थे। थ्री टाइप्स हमने इसमें पढ़े थे: इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जिसके बीच में ही प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हमने इसके 5 टाइप्स और पढ़े थे, जो थे आपकी यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, आपके मोर देन इलास्टिक, लेस देन इलास्टिक एंड इलास्टिक डिमांड एंड इन इलास्टिक डिमांड, जो हमने बहुत अच्छे से ग्राफ में और प्रैक्टिकली उसको बहुत अच्छे से समझा था। तो ये यूनिट जो है हमारी, ये चैप्टर जो है हमारा पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। सेकंड चैप्टर जो है आपका वो है कंज्यूमर बिहेवियर एंड प्रोड्यूसर बिहेवियर। तो इसको भी हमने कर लिया है। यूटिलिटी, इसके बारे में हमने पढ़ लिया है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कंप्लीट हो गया है। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, ये भी हमने कल की क्लास में कंप्लीट कर लिया था। लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन जो होता है, इसमें आपका एक जो फैक्टर होता है वो आपका क्या होता है, वेरी करता है, और बाकी सभी फैक्टर आपके फिक्स्ड होते हैं। वहीं पर आपका लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल होता है, जिसमें आपके सभी के सभी फैक्टर वेरी करते हैं। आप प्रोडक्शन को कितना भी चेंज कर सकते हो और ये लॉन्ग टर्म के लिए आपका यूज़ होता है। वहीं आपका लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन आपका शॉर्ट टर्म के लिए यूज़ होता है, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट, ये भी हमने कल की क्लास में पढ़ लिया था। कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट, जिसके हमने टाइप्स भी कुछ पढ़े थे, जो हमने जिसमें हमने इम्प्लिसिट कॉस्ट, एक्सप्लिसिट कॉस्ट, ये कॉस्ट टाइप से कुछ इनके बारे में हमने पढ़ा था। आज की क्लास में हम करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू, ये हमें कल की क्लास में रह गया था। सो आज हम करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू। साथ ही हमें और क्या क्या बच जाता है, तो मार्केट बच जाती है, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओलिगोपोली, प्राइस स्ट्रेटजीज। सो आज की क्लास में हम इसको भी कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। अगर हमें कुछ बच जाएगा तो हम उसको कल की क्लास में कर लेंगे। इसको कवर करने के लिए अब हमें सिर्फ 2 ही क्लासेस लगेंगी। इसके बाद हमारी यूनिट 3 जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। यूनिट 3 के बाद हम इसके कुछ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन कर लेंगे जो एग्जाम में पूछे गए हुए हैं और जो मैंने आपको कराए भी हैं, ठीक है। वो हम क्वेश्चंस करेंगे और उसके बाद हम नेक्स्ट यूनिट की ओर चलेंगे, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। देखते हैं आज का टॉपिक क्या है। सो आज का टॉपिक है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू। कॉमर्स वाले बच्चे हैं, क्लास लगा रहे हैं, उनको तो पता ही होता है कि रेवेन्यू क्या होता है। आपको सिर्फ रिमाइंड करना है यहाँ पर, और जो आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको आपको लिख भी लेना है, क्योंकि जब आप एग्ज़ाम की तैयारी करोगे, जून में आपका एग्ज़ाम होगा, तो उसके लिए जून 2025 में आपका एग्ज़ाम होगा, तो उसके लिए आपको रिटेन रहेगा, रिटेंशन आप कर सकते हो ईजिली। तो आज हम करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू। क्या करेंगे? कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू। अब रेवेन्यू का मतलब होता है आगम। तो रेवेन्यू का मतलब ये होता है कि आपकी जो टोटल इनकम होती है, आपकी नहीं, बिजनेस की, यहाँ पर आपने खुद को बिजनेस मानना है, तो बिजनेस की जो टोटल इनकम होती है, टोटल इनकम को आप बोलते हो रेवेन्यू। हर प्रकार की इनकम जो आपको मिली है, जिसमें से आपने कुछ भी एक्सपेंसेस को अभी घटाया नहीं है, मतलब कि अगर आपने कोई बिजनेस सेटअप किया है, बिजनेस से आपको ओवरऑल इनकम आपको 20,000 हो रही है, तो वो आपकी टोटल इनकम हुई है, वो आपका रेवेन्यू हुआ है। उसमें से आपने किसी भी प्रकार का ना टैक्स दिया है, ना सैलरी दी है, ना वेजेस दिए हैं, ना कोई एक्सपेंसेस दिया है, ना रॉ मटेरियल का आपने कुछ परचेज किया था, ना उसका कुछ आपने पैसा दिया है। सो टोटल जो आपको इनकम होगी उसको आपने बोल दिया रेवेन्यू। क्या बोला? रेवेन्यू, जो टोटल टर्नओवर है आपका।
देखते हैं, रेवेन्यू रेफर्स टू द टोटल इनकम अ बिजनेस जनरेट्स फ्रॉम इट्स ऑपरेशन बिफोर डिडक्टिंग एनी एक्सपेंसेस। क्या है, जो इसके ऑपरेशन से आपको मिली है ऐसी इनकम, जो इसके ऑपरेशन, जो आपने काम किया है इसमें, इसके काम करने की वजह से आपको इनकम मिली है, जिसमें से आपने कोई भी एक्सपेंसेस को, किसी भी प्रकार के खर्चे को अभी तक घटाया नहीं है। इट इज़ ऑफन कॉल्ड सेल्स और टर्नओवर एंड रिप्रेजेंट द मनी अर्नड फ्रॉम सेलिंग गुड्स। ये क्या होता है, आपका टर्नओवर होता है, इसको आप बोलते हो टोटल टर्नओवर, जो रिप्रेजेंट करता है आपने कितनी मनी को अर्न किया है, किसके बदले में, गुड्स को सेल करने के, सर्विस को सेल करने के, और अदर बिजनेस एक्टिविटीज आपने करी है, उसकी वजह से जो आपको टोटल इनकम हुई है, उस टोटल इनकम को आपने बोल दिया रेवेन्यू, जिसमें से आपने अभी तक कुछ भी डिडक्ट नहीं किया है। सो ये क्या है, आपकी रेवेन्यू है, इसको आप रेवेन्यू बोलते हो। अब की एस्पेक्ट ऑफ रेवेन्यू देख लेते हैं, क्या है, ऑपरेटिंग रेवेन्यू। क्या है, ऑपरेटिंग रेवेन्यू, जिसको आप बोलते हो कार्यशील आगम, ऐसा जो आपको कुछ काम करने की वजह से आपको हुआ है। इनकम फ्रॉम कोर बिजनेस एक्टिविटीज, जो आपकी बिजनेस की कोर एक्टिविटीज होती हैं, जो जरूरी एक्टिविटीज है, जो आप मेनली बिजनेस के अंदर करते हो। क्या करते हो, प्रोडक्ट को सेल करते हो, सर्विसेज आप कुछ देते हो किसी को, उसके बदले में आपको फीस मिलती है। जैसे एक डॉक्टर है, डॉक्टर ने पेशेंट की क्या करी, उसका ट्रीटमेंट किया, ट्रीटमेंट करने के बाद अब उसने प्रोडक्ट तो थोड़ी ना बेचा, उसको कुछ बेचा थोड़ी, लेकिन सर्विसेज दी, उसके बदले में उसको फीस मिलेगी। टीचर अपनी सेवाएं देते हैं, पढ़ाते हैं बच्चों को, वो प्रोडक्ट थोड़ी ना कोई बेचते हैं, लेकिन सर्विसेज अपनी देते हैं, उसकी वजह से उनको फीस मिलती है, सैलरी मिलती है, वो क्या है, उनकी फीस है। तो ये सर्विसेज होती हैं। जब आप कोई प्रोडक्ट सेल करते हो, सर्विसेज के चार्ज करते हो, तो उसको आप बोलते हो ऑपरेटिंग रेवेन्यू, जो आपको ऑपरेट करने की वजह से, कुछ कार्य करने की वजह से, जो आपका मेन बिजनेस है उसको करने की वजह से जब आपको कोई इनकम हुई है, उसको आप बोलते हो ऑपरेटिंग रेवेन्यू। वहीं पर आपके पास आता है नॉन ऑपरेटिंग रेवेन्यू। अब नॉन ऑपरेटिंग रेवेन्यू क्या है, वो ये है जब आप कोर बिजनेस के अतिरिक्त आउटसाइड सोर्सेज से आपको कोई इनकम होती है। अब आउटसाइड एक्टिविटीज क्या हो सकते हैं, इंटरेस्ट इनकम आपने कहीं पर इन्वेस्टमेंट किया था, इन्वेस्टमेंट करने की वजह से आपको इनकम जनरेट हुई है, तो उस इनकम को आपने बोल दिया इंटरेस्ट ऑन इनकम, की इनकम के ऊपर आपको इंटरेस्ट मिला है, वो भी आपका कोर बिजनेस नहीं था, तो नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की वजह से आपको जो इनकम हुई है वो आएगी आपकी नॉन ऑपरेटिंग रेवेन्यू में। वैसे ही आपने एसेट को सेल किया, ये भी आपका कोर बिजनेस नहीं है। एसेट को सेल किया, आपके कोई ऐसी एसेट्स थी जिसको आपने मशीनरी मान लिया, आपने कोई आपकी लैंड थी उसको आपने सेल कर दिया, उसकी वजह से आपको कोई इनकम हुई है, उसको भी आप क्या लोगे, रेवेन्यू के अंदर ही लोगे। जो भी एक सर्टेन टाइम के अंदर आपको किसी भी प्रकार की इनकम हुई है विदाउट डिडक्शन एनी एक्सपेंसेस, उसको आप बोलते हो रेवेन्यू। उसके बाद आपका आता है ग्रॉस रेवेन्यू एंड नेट रेवेन्यू। अब ग्रॉस रेवेन्यू क्या होता है, ग्रॉस आप बोलते हो सकल को, ग्रॉस को क्या बोलते हो, सकल। सकल रेवेन्यू क्या होता है, सकल रेवेन्यू वो होता है, सकल आगम आपका वो होता है जब आप क्या करते हो, आपको जो इनकम जनरेट होती है उसमें से आपने कुछ भी डिडक्ट नहीं किया है, ऑल इनकम को आप क्या बोलते हो, ग्रॉस रेवेन्यू। वहीं पर नेट रेवेन्यू क्या होता है, जब आपने हर प्रकार के एक्सपेंसेस को अपने टोटल इनकम में से डिडक्ट कर दिया, फिर इसको आपके पास जो शुद्ध आगम बचा, शुद्ध इनकम जो आपके पास बची, उसको आप बोलते हो नेट रेवेन्यू। ग्रॉस रेवेन्यू इज टोटल सेल बिफोर डिडक्शन, जो किसी भी डिडक्शन से पहले जो आपकी टोटल सेल हुई है उसको आपने बोला ग्रॉस। वाइल नेट रेवेन्यू अकाउंट्स फॉर डिस्काउंट, रिटर्न्स एंड अलाउंसेज, जब आपने डिस्काउंट्स दे दिया, रिटर्न्स आपने दे दिए, अलाउंसेज आपने दे दिया, सैलरीज आपने दे दी, एक्सपेंसेस आपने कर दिए, रॉ मटेरियल परचेज किया था उसका आपने खर्चा दे दिया, उसके बाद जो आपके पास रेवेन्यू बचा उसको आपने बोला नेट रेवेन्यू। सो ये इसके टाइप्स थे। उसके बाद हम रेवेन्यू को फॉर्मूला देख लेते हैं। फॉर प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेसेस, फॉर प्रोडक्ट बेस्ड हम जो है दो ही चीज़ों का प्रोडक्शन करते हैं, या तो गुड्स का करेंगे या तो सर्विसेज का करेंगे। अब जब गुड्स का प्रोडक्शन किया जाता है तो गुड्स का प्रोडक्शन करने से बिजनेस को किस तरह से, इसको फॉर्मूला इसका होता है, किस तरह से इसको आप कंप्यूट करते हो। तो रेवेन्यू कैसे होता है प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस में, प्राइस पर यूनिट, प्राइस पर यूनिट। मान लीजिए 10 आपकी प्राइस पर यूनिट है, नंबर ऑफ यूनिट्स आपकी कितनी है, सोल्ड, जितनी आपने सोल्ड की वो है 100, तो 100 और को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका हो जाएगा 1000, ये आपका आ जाएगा टोटल रेवेन्यू, ये आपका आ जाएगा टोटल रेवेन्यू जो आपको प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस से प्राप्त हुआ है। क्योंकि 10 रुपीज़ आपके प्रोडक्ट पर प्राइस था, 100 आपने प्रोडक्ट जो है वो सेल कर दिए, उसमें से जो आपको प्रॉफिट हुआ वो हो गया 1000। तो इसको आप बोलते हो फॉर अ प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेसेस के लिए आप इस तरह से रेवेन्यू को कंप्यूट करोगे। वैसे आप करोगे फॉर अ सर्विस बेस्ड बिजनेसेस। अब सर्विस जब आप किसी को देते हो तो बदले में आपको फीस मिलती है,
ठीक है। तो नंबर ऑफ कस्टमर्स, यहाँ पे आप कैसे आप कंप्यूट करोगे रेवेन्यू को, नंबर्स ऑफ कस्टमर्स, मान लीजिए आपके पास नंबर ऑफ कस्टमर 10 थे, सो एवरेज सर्विस फीस आपको उनसे कितनी मिली है, मान लीजिए 200 आपको मिली है। नंबर ऑफ कस्टमर्स कितने थे, 10, और वहीं आपसे उन 10 की मिलाकर एवरेज फीस कितनी मिली है, 200, तो आपका जो रेवेन्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 2000, क्या हो जाएगा 2000। तो इस तरह से आपने इसको समझना है। नाउ अब हमारे पास जो है वो रेवेन्यू का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है। रेवेन्यू से आपका क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको आपको ध्यान से देख लेना है कि होता क्या है, ग्रॉस रेवेन्यू क्या होता है, नेट रेवेन्यू क्या होता है, ऑपरेटिंग रेवेन्यू क्या होता है, नॉन ऑपरेटिंग रेवेन्यू कहाँ से आता है। ठीक है, अब हमारे पास मेन आज का जो टॉपिक है वो है मार्केट। क्या है मार्केट। अब मार्केट क्या होती है, मार्केट वो स्थान होता है जहां पर आपका कंज्यूमर और जहां पर आपका बायर और सेलर, जहां पर आपका बायर और सेलर क्या करता है, मिलता है, फिजिकली मिलता है, एक्सचेंज करता है गुड्स एंड सर्विसेज को बदले में, मनी के बदले में, वहां पर आप बोलते हो मार्केट। सो अ मार्केट इज अ सिस्टम, कैसा सिस्टम है मार्केट। A market is a system, place or environment where buyer and seller interact to exchange goods or services। जहां पर एक ऐसा वातावरण होता है जहां पर आपके बायर और सेलर इंटरेक्ट करते हैं, आपस में मिलते हैं और साथ ही वो एक्सचेंज करते हैं गुड्स और सर्विसेज को, वस्तुओं और सेवाओं को एक्सचेंज करते हैं, विनिमय करते हैं और इंफॉर्मेशन को वो चेंज करते हैं, यूजुअली इन एक्सचेंज फॉर मनी। किसके बदले में करते हैं, मनी में। यूजुअली किस में होता है, मनी के बदले में आप करते हो, पैसों के बदले में करते हो। जब कोई सेलर है आपको कोई चीज देगा, ठीक है, आप कोई चीज परचेज करोगे, मान लीजिए आपने कुछ चीज को परचेज किया, परचेज करते हो आप, आपके पास गुड्स की ओनरशिप आ जाएगी, आप बदले में उसके पैसे देते हो, है ना। दुकान में जाते हो, पेन खरीदते हो, पेन आपने ले लिया, पेन की ओनरशिप होगी, पैसे आपके सेलर के पास चले गए। सो आपने क्या किया, एक्सचेंज किया मनी का। तो जहां पर फिजिकली आप मिलो, इट कैन बी फिजिकली हो सकती है, लाइक अ लोकल बाजार, जो आपका लोकल बाजार है, बाजार मार्केट में आप जा रहे हो, बाजार में आप जा रहे हो, वहां पर बाइंग एंड सेलिंग कर रहे हो गुड्स की, सर्विसेज की बदले में, मनी के बदले में, लोकल बाजार। और वर्चुअल आज के टाइम में ऑनलाइन भी होता है, वर्चुअली मार्केट को भी आप मार्केट ही बोलते हो, जहां पर आप ऑनलाइन चीजें परचेज करते हो, उसके बदले में पैसे आप देते हो, सामान आपके घर तक पहुंचता है, तो वो भी मार्केट है। फिजिकली आप कहीं ना कहीं मिले या नहीं भी मिले, एक्सचेंज किसका हो गया, मनी का हो गया। सो ये आपका वर्चुअल मार्केट हो गया, लोकल बाजार हो गया, इसको आप बोलते हो मार्केट। किसको बोला मार्केट, जहां पर आपके बायर और सेलर मिलते हैं, फिजिकली मिलते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज करते हैं, यूजुअली मनी के बदले में, उसको आप बोलते हो मार्केट, उसको आप बोलते हो बाजार। अब देखते हैं क्या है आपके पास मार्केट स्ट्रक्चर, आपके पास किस तरह का है, मार्केट का जो ढांचा है वो किस तरह की आपके पास मार्केट होती है। तो परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओलिगोपोली एंड मोनोपोली, यही आपके पास 4 टाइप का मार्केट स्ट्रक्चर है। इसी के बारे में हमने डिमांड में भी पढ़ा था कि मार्केट स्ट्रक्चर को ध्यान में रखकर जो है वो प्राइस डिटरमाइन किया जाता है। जो प्रोड्यूसर होता है आपका, प्रोड्यूसर में हमने पढ़ा था ना, सो वही है, प्रोड्यूसर बिहेव किस तरह से करता है, कौन कौन सी चीज़ों को देखता है, तो ये वो स्ट्रक्चर है, इसको देखकर। अब जिसके बारे में हम ब्रीफली पढ़ेंगे, इसमें हम ये भी पढ़ेंगे कि प्राइस डिटरमाइन किस तरह से होता है इस मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर। सो फर्स्ट आपका क्या है, परफेक्ट कंपटीशन। अब परफेक्ट कंपटीशन आप किसको बोलते हो, परफेक्ट कंपटीशन आपका वो होता है, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट स्ट्रक्चर वेयर अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल फर्म्स compete अगेंस्ट ईच अदर। जहां पर क्या होता है, आपके पास लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर होता है, वहीं पर लार्ज नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज आपके पास होता है। क्या होता है, आपके जो बायर एंड सेलर हैं वो लार्ज नंबर के पास यहाँ पर मौजूद होते हैं, वहीं पर जो आपके कंज्यूमर होते हैं वो भी लार्ज नंबर में होते हैं। अब जो कंज्यूमर होता है, कंज्यूमर को मार्केट के बारे में पूरी नॉलेज होती है, प्रोडक्ट के बारे में पूरी नॉलेज होती है, हाउ टू यूज़, वेयर टू यूज़, व्हेन टू यूज़, हर प्रकार का उसको पता है, प्राइस का उसको पता है। आप जो इस मार्केट में प्रोडक्ट बेचते हो सिमिलर प्रोडक्ट ही होते हैं, मतलब जैसे आप साबुन बेचोगे ना, इस मार्केट में अगर साबुन होगा तो कैटेगरी तो एक ही है साबुन, लेकिन उसमें वो डिफरेंशिएट होता है अकॉर्डिंग टू डिज़ाइन, अकॉर्डिंग टू ब्रांड, अकॉर्डिंग टू कलर, तो इसके हिसाब से वो क्या होगा, उसमें भेदभाव किया जाएगा, लेकिन प्रोडक्ट आपका सेम ही होगा। तो सिमिलर प्रोडक्ट्स इसमें बेचे जाते हैं। और क्या होता है, मार्केट में जो प्राइस डिटरमाइन किया जाता है वो कहाँ से, डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस के ऊपर किया जाता है कि आपकी मार्केट में के ऊपर डिमांड कितनी है, सप्लाई कितनी है, उनके बेसिस को ध्यान में रखकर इसमें प्राइस को डिटरमाइन किया जाता है। तो इसको आप बोलते हो परफेक्ट कंपटीशन, एक ऐसा बाजार जहां पर
बहुत सारे क्रेता हैं, बहुत सारे विक्रेता हैं। वस्तुओं की कीमत का निर्धारण जो होता है वो डिमांड एंड सप्लाई को ध्यान में रखकर किया जाता है। अब जो कंज्यूमर है आपका, उसको प्रोडक्ट के बारे में पूरी नॉलेज है, उसको आप बोलते हो परफेक्ट कंपटीशन, जहां पर इजीली मार्केट आ सकती है, मार्केट जा सकती है। सो ये है आपका परफेक्ट कंपटीशन। अब फीचर ऑफ परफेक्ट कंपटीशन देख लेते हैं क्या है। जैसे हमने पढ़ा लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर, तो क्या होता है, द मार्केट कंसिस्ट ऑफ मैनी बायर्स एंड सेलर, सो नो सिंगल पार्टिसिपेंट्स कैन इन्फ्लुएंस द मार्केट प्राइस। क्या होता है, क्योंकि इस मार्केट में बहुत सारे बायर हैं, बहुत सारे सेलर हैं, तो एक अगर उपभोक्ता, एक कंज्यूमर अगर कोई चीज़ परचेज नहीं करता है तो उससे मार्केट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बहुत सारे सेलर हैं, बहुत सारे बायर हैं आपके। एक परचेज नहीं करेगा तो दूसरा परचेज कर देगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपकी सिमिलर गुड्स बेची जाती है ना, सिमिलर गुड्स के साथ एक्सचेंज किया जाता है। अब बेसिक चीज़ें होती हैं, जैसे आपको साबुन चाहिए नहाने के लिए, चाहिए ही है, टूथपेस्ट चाहिए, आपको पेन चाहिए लिखने के लिए, तो बेसिक है। इसके बहुत सारे बायर होते हैं, जो एक सिंगल कंज्यूमर जो होता है वो आपकी पूरी मार्केट को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता है, प्राइस को वो इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता है। कि आप परचेज नहीं करोगे तो कभी कभी क्या होता है ना, जैसे कोई प्रोडक्ट है, सिमिलर प्रोडक्ट है, साबुन ही है, उसकी 30 रुपये की कीमत है, तो 30 अगर कोई बोलेगा वहाँ पर जाकर मुझे नहीं खरीदना है 30 का, मुझे 25 का ही खरीदना है, नहीं खरीदना है 30 का, तो क्या करेगा, सेलर बोलेगा नहीं खरीदना तो रहने दो। क्यों? क्योंकि उसके पास बहुत सारे बायर हैं, वो नहीं खरीदेगा को कोई और परचेज कर लेगा। सो इसीलिए क्या होता है, यहाँ पर कोई एक सिंगल पार्टिसिपेंट जो होता है वो प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता है। सेकंड पॉइंट आता है होमोजेनियस प्रोडक्ट। होमोजेनियस प्रोडक्ट आपके वैसे प्रोडक्ट जिनको बोलते हैं सिमिलर प्रोडक्ट होता है, एकल प्रवृत्ति के होते हैं। ऑल फर्म्स सेल आइडेंटिकली और परफेक्टली सब्स्टिट्यूटेबल प्रोडक्ट एंश्योरिंग नो ब्रांड डेप्रिसिएशन। तो क्या करते हैं यहाँ पे, एंश्योर करते हैं कि ब्रांड डेप्रिसिएशन आपकी ना हो, डिफ्रेंशिएट ना हो ब्रांड से। लेकिन ये क्या करते हैं, आइडेंटिकली परफेक्टली सब्स्टिट्यूटेबल गुड्स को ही सब्स्टिट्यूट होते हैं जो एक दूसरे के। जैसे आपके पास साबुन है, एक हो गया लक्स, लक्स साबुन ही है, लक्स और गोदरेज हो गया, दोनों साबुन ही है, लक्स भी साबुन है, गोदरेज भी साबुन है। मान लीजिए अगर आपको लक्स नहीं मिल रहा तो आप गोदरेज को ले लोगे, क्योंकि दोनों क्या है, साबुन ही है। तो सब्स्टिट्यूट मिल गया, टी की जगह कॉफ़ी का सब्स्टिट्यूट मिल गया, वहीं पर एक की जगह दूसरे का साबुन का सब्स्टिट्यूट मिल गया। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स को यहाँ पर बेचा जाता है, लेकिन ब्रांड का डिफ्रेंशिएशन इसमें नहीं होता है, एंश्योरिंग। उसके बाद होता है फ्री एंट्री एंड एग्जिट। इसमें क्या किया जाता है, जो फर्म होती हैं, फर्म फ्रीली मार्केट में आ सकती हैं, फ्रीली मार्केट से एग्जिट कर सकती हैं, किसी भी प्रकार के कोई भी रिस्ट्रिक्शन फर्म को नहीं होते हैं। ठीक है, वहीं पर आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है परफेक्ट नॉलेज। अब क्या होता है, जो आपके कंज्यूमर होते हैं, बायर एंड सेलर होते हैं, दोनों को जो है मार्केट के बारे में पूरी नॉलेज होती है। बायर एंड सेलर हैव कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट प्राइसेस, क्वालिटी एंड मार्केट कंडीशंस लीडिंग टू रैशनल डिसीजन मेकिंग। तो इसमें जो भी डिसीजन लिए जाते हैं वो रैशनल लिए जाते हैं, दिमाग को ध्यान में रखकर लिए जाते हैं। कोई भी आपके पास जो सेलर है वो आपसे ज़्यादा कीमत उसके लिए चार्ज नहीं कर सकता, क्योंकि आपको उसके बारे में पूरी नॉलेज है। तो इसके लिए परफेक्ट नॉलेज होती है। प्राइस टेकर फर्म, यहाँ पर फर्में क्या होती हैं, प्राइस को टेक करने वाली होती है, ना कि मेक करने वाली होती हैं। प्राइस मेकर नहीं होती हैं। प्राइस जो इंडस्ट्री ने डिमांड एंड सप्लाई को ध्यान में रखकर जो प्राइस को डिटरमाइन किया जाता है, उसी प्राइस को ध्यान में रखकर आप क्या करते हो, चीज़ों को बेचते हो। अपना आप किसी भी प्रकार का प्राइस टैग वहाँ पर नहीं लगा सकते हो। तो मार्केट कैसी होती है, प्राइस को एक्सेप्ट करने वाली होती है। नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन। अब गवर्नमेंट का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होता, ये बहुत ही मिनिमम हस्तक्षेप इसमें होता है। देयर आर नो गवर्नमेंट इम्पोज रिस्ट्रिक्शन लाइक टैक्सेस, सब्सिडीज और रेगुलेशन अफेक्टिंग द मार्केट। को टैक्सेस होते हैं, सब्सिडीज वगैरह दी जाती है, वो मार्केट के ऊपर किसी भी तरह का इफेक्ट नहीं डालती हैं, और गवर्नमेंट का इसमें बहुत ही कम इंटरवेंशन, हस्तक्षेप होता है। परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स टू प्रोडक्शन। अब क्या होता है, जो आपके फैक्टर्स होते हैं वो प्रोडक्शन करने के लिए इजीली मूवेबल होते हैं, गतिमान होते हैं, इजीली आपको मिल जाते हैं। रिसोर्सेज लाइक लेबर एंड कैपिटल कैन फ्रीली मूव फ्रॉम वन फर्म टू अनदर एंश्योरिंग एफिशिएंसी। तो क्या होता है, जो आपकी लेबर होती है वो इजीली मार्केट में मूव कर सकती है, आ सकती है, जा सकती है, कैपिटल एंड मनी। और इसमें एक और मान्यता है कि जीरो ट्रांजैक्शन कॉस्ट, की जो आप अपनी वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हो, वहां पर आपकी जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होती है वो जीरो आती है। बाइंग एंड सेलिंग गुड्स इन्वॉल्व नो एडिशनल कॉस्ट सच एज ट्रांसपोर्टेशन और बार्गेनिंग एक्सपेंसेस भी इसमें जो है इन्वॉल्व नहीं किया जाता है। उसके बाद ये थे इसके कुछ फीचर।
कि आपको अच्छे से समझ में आने चाहिए क्या होते हैं। वहीं पर लास्ट में आप क्या कर सकते हो, इसमें डिफ्रेंशिएट कर सकते हो हर प्रकार के स्ट्रक्चर में, मोनोपोली में, मोनोपोलिस्टिक में, परफेक्ट कंपटीशन में, ओलिगोपोली में, किस में क्या है, इस तरह से भी आप इसमें डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। उसके बाद हम देखते हैं प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन, कि जो आपका परफेक्ट कंपटीशन होता है उसमें आप प्राइस को किस तरह से डिटर्मिनेशन करते हो, किस तरह से डिटरमाइन करते हो, किस तरह से आप इसको रखते हो, क्या रखकर आप जो है। तो हमने पहले पढ़ा कि डिमांड, जो आपका प्राइस डिटर्मिनेशन है परफेक्ट कंपटीशन में, डिमांड और सप्लाई के ऊपर निर्धारित किया जाता है। तो ये आपकी डिमांड है, ये आपकी सप्लाई है, जहां पर ये दोनों एक दूसरे को काटती हैं वहां पर आपका प्राइस डिटर्मिनेशन या आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है, यहाँ पर आपका प्राइस डिटर्मिनेशन होता है। ये होता है इंडस्ट्रीज के लिए। किसके लिए? इंडस्ट्रीज के लिए। इंडस्ट्री इस चीज को ध्यान में रखकर प्राइस डिटर्मिनेशन करते हैं, और जो फर्म जो होती है वो प्राइस को टेक करने वाली होती है, ना कि मेक करने वाली होती है। तो ये डिमांड कर्व है। डिमांड कर्व आप कहाँ से देखोगे? सप्लाई एंड डिमांड आपकी कितनी है उसके बीच में जो इक्विलिब्रियम पॉइंट बनेगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट ही आपका डिमांड है। वहीं पर फर्म के लिए डिमांड कर्व क्या होगा? जहां पर आपका एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल होगा, एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू, वहां पर आपकी क्या हो जाएगी? वो आपकी डिमांड कहलाएगी। ये होता है फर्म में, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। अब हम लेते हैं चेंज इन इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम का मतलब होता है संतुलन बिंदु, जहां पर आपका प्राइस डिटरमाइन किया जाता है। अगर उसमें चेंज हो जाए, मान लीजिए, तो प्राइस किस तरह से चेंज होगा, प्राइस को आप किस तरह से चेंज कर सकते हो। अगर आपकी डिमांड और सप्लाई में चेंजेस होते हैं ना, मान लीजिए डिमांड बढ़ गई, मान लीजिए सप्लाई बढ़ गई, डिमांड कम हो गई, सप्लाई कम होगी, तो उसके ऊपर, उसका प्राइसेस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा उसको देखते हैं। तो सबसे पहला आपके पास आता है ड्यू टू चेंज इन डिमांड। अगर आपकी डिमांड में परिवर्तन होता है तो डिमांड में परिवर्तन होने की वजह से आपके प्राइसेस में किस तरह का परिवर्तन होता है। डिमांड में परिवर्तन होने से, तो देखिए जैसे कि यहाँ पर है, पहले डिमांड आपकी ये थी, ये आपकी डिमांड थी, ठीक है। अब डिमांड में परिवर्तन होने की वजह से आपकी प्राइसेस में क्या इफेक्ट हुआ? जैसे आपकी डिमांड इंक्रीज हुई, ये आपकी डिमांड जो है वो इंक्रीज हुई, तो डिमांड ये बन गई आपकी डिमांड, ये आपका डिमांड बन गई। तो प्राइस पहले जब यहाँ पर आपका प्राइस डिटरमाइन हो रहा था, उसके बाद ये भी इंक्रीज हो गया, ये P से P1 हो गया। क्या हो गया? P से P1। तो जैसे आपकी डिमांड इंक्रीज हुई उसी के तरह आपका प्राइस भी इंक्रीज हुआ। डिमांड के बढ़ने से प्राइस भी इंक्रीज हुआ और क्वांटिटी भी इंक्रीज हुई। इसको आप बोलते हो चेंज इन इक्विलिब्रियम, कि आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो भी आपका चेंज हो गया। यहाँ से आपकी डिमांड चेंज हो गई तो आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट भी चेंज हुआ, आपका प्राइस भी चेंज हुआ। वहीं पर अगर आपके पास डिमांड जो है वो कम हो गई, मान लीजिए आपका पास प्राइस डिमांड जो है वो कम हो गई, तो क्या हुआ? प्राइस जो पहले P1 था, प्राइस भी कम हो गया क्योंकि डिमांड कम होगी। वहीं पर इसकी क्वांटिटी भी कम होगी, तो प्राइस भी कम, डिमांड भी कम, और इक्विलिब्रियम पॉइंट भी। जैसे आपकी डिमांड इंक्रीज हुई, प्राइस इंक्रीज हुए, डिमांड डिक्रीज हुई, प्राइस भी डिक्रीज हो गए। सो ये आपका है, अगर डिमांड में चेंजेस होता है तो इक्विलिब्रियम पॉइंट्स में आपके चेंजेस आते हैं। When demand increase to D to D1, जब आपकी डिमांड इंक्रीज हुई D से D1 हुई, न्यू इक्विलिब्रियम शिफ्ट E1, तो पहले E था वो E1 हो गया। रिजल्ट इक्विलिब्रियम प्राइस इंक्रीज टू OP1 एंड क्वांटिटी इंक्रीज। वही जो हमने पढ़ा, डिमांड इंक्रीज हुई, डिमांड इंक्रीज होने की वजह से प्राइस भी इंक्रीज हुए और आपकी क्वांटिटी भी इंक्रीज हुई। When डिमांड डिक्रीज D से D2 हो गई, डिक्रीज हो गई, न्यू इक्विलिब्रियम E2 हो गया। रिजल्ट क्या हुआ? प्राइस डिक्रीज हो गए, क्वांटिटी भी आपकी डिक्रीज होगी। तो ये था, अगर आपके डिमांड में चेंजेस होते हैं तो उसकी वजह से आपके प्राइसेस के अंदर और इक्विलिब्रियम पॉइंट्स के अंदर भी चेंजेस आएंगे। उसके बाद आता है ड्यू टू सप्लाई। अब जब आपकी सप्लाई में चेंजेस होते हैं तो अब आपकी इक्विलिब्रियम पॉइंट में क्या इफेक्ट पड़ेगा? सो इसको देखते हैं क्या होता है। ये सबसे पहले आपके पास था, ये यहाँ पर आपका प्राइस था। तो जब आपकी सप्लाई होती है, सप्लाई आपकी इस तरह को बनती है और डिमांड आपकी इस तरह को बनती है, ठीक है। तो ये है आपका सप्लाई। जब आपकी सप्लाई जो है, जब आपकी सप्लाई इंक्रीज होती है, तो ये है सप्लाई। जब आपकी सप्लाई ये डिक्रीज होती है और ये इंक्रीज होती है। सप्लाई क्या होता है? नीचे की तरफ को इंक्रीज होती है और डिक्रीज ऊपर की तरफ को होती है। जब आपकी सप्लाई इंक्रीज होती है, S से S1 हो जाती है, तब क्या होता है? सप्लाई के इंक्रीज होने की वजह से प्राइस आपके कम हो जाएंगे, वहीं पर क्वांटिटी आपकी बढ़ जाएगी। प्राइस कम हो गए, क्वांटिटी बढ़ गई, है ना।
वहीं पर जब आपकी सप्लाई S से S2 हो जाती है, आपके प्राइस बढ़ जाते हैं और आपकी डिमांड जो है, आपकी क्वांटिटी जो है वो कम हो जाती है। सो ये आपका था सप्लाई में चेंजेस होने की वजह से इक्विलिब्रियम पॉइंट पहले क्या हुआ, E1 हुआ, E से फिर E2 हुआ। जब आपकी सप्लाई डिक्रीज हुई तो ये E2 हो गया, इंक्रीज हुई तो ये E1 हो गया। सो ये था आपका चेंज इन व्हेन सप्लाई इंक्रीज टू S2 S1, न्यू इक्विलिब्रियम शिफ्ट टू E1, एज अ रिजल्ट इक्विलिब्रियम प्राइस डिक्रीज, OP1 इंक्रीज। वही है व्हेन सप्लाई डिक्रीज, न्यू इक्विलिब्रियम शिफ्ट E2, रिजल्ट इक्विलिब्रियम प्राइस डिक्रीज, वो एंड क्वांटिटी डिक्रीज एंड इक्विलिब्रियम प्राइस इंक्रीज। तो ये है, प्राइस इंक्रीज हो गया लेकिन क्वांटिटी डिक्रीज हुई, प्राइस आपके डिक्रीज हो गए लेकिन क्वांटिटी आपकी इंक्रीज होगी। तो ये आपको चीज़ें जो है वो ध्यान में रखनी है। अब आपके पास खत्म हो गया, क्या खत्म हो गया आपके पास, हमने पढ़ लिया परफेक्ट कंपटीशन को पूरा ब्रीफली, प्राइस डिटर्मिनेशन भी देख लिया कि डिमांड में चेंजेस होने की वजह से प्राइस किस तरह से चेंजेस होते हैं, डिमांड में चेंजेस होने की वजह से प्राइस किस तरह से चेंजेस होते हैं, फीचर्स भी हमने इसके देख लिए। अब नेक्स्ट पॉइंट आपके पास आता है मोनोपोली। क्या आता है, मोनोपोली, जिसको आप बोलते हो एकल अधिकार, एकाधिकार भी आप उसको बोलते हो हिंदी में, एकाधिकार। अब मोनोपोली क्या होता है, एक ही व्यक्ति का राज है पूरी मार्केट के अंदर, एक ही व्यक्ति है जो सेम चीज को प्रोड्यूस कर रहा है, मतलब उसके जैसा सब्स्टिट्यूट आपके पास कोई नहीं है। यहाँ पर जो फर्म होती है वो प्राइस को मेक करने वाली होती है, प्राइस को खुद से वो जनरेट करती है। तो उसको आप बोलते हो मोनोपोली, कि एक ही व्यक्ति है, वही प्रोड्यूस कर रहा है, वही चीज़ों को बेच रहा है, एक ही आपके पास सेलर है, बायर आपके पास बहुत सारे हैं। जैसे आपकी गवर्नमेंट में इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है, वो गवर्नमेंट के अधीन है, रेलवे है गवर्नमेंट के अधीन है, अगर उसको जो कोई देखता है, उसको जो कोई ऑपरेट करता है तो गवर्नमेंट है, जो भी उसमें डिसीजन लेगी, जो भी उसमें चीज़ें करेगी या इंटरवेंशन कौन करेगी, सरकार ही करेगी। तो हम सेलर तो एक ही है, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट उसका सेलर है, लेकिन बायर जो है ऑल ओवर एरिया, आपका हर प्रकार के एरिया को, घर को इसकी ज़रूरत पड़ती है, बिजली की ज़रूरत पड़ती है। तो यहीं से आप समझ सकते हो मोनोपोली को। सो मोनोपोली इज़ अ मार्केट स्ट्रक्चर वेयर अ सिंगल सेलर एन इंडस्ट्री। तो क्या होता है, सिंगल सेलर डोमिनेट्स एन इंडस्ट्री, एक ही व्यक्ति होता है जो पूरी इंडस्ट्री को डोमिनेट करता है, चलाता है, विद नो क्लोज सब्स्टिट्यूट, जिसके बदले में क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है। आपको जो अगर आपको बिजली डिपार्टमेंट से बिजली आ रही तो ऐसा तो है नहीं उससे नहीं लोगे, आप तो किसी और से ले लोगे, क्योंकि आपके पास सब्स्टिट्यूट नहीं है इसमें। फॉर इट्स प्रोडक्ट और सर्विसेज, जो भी ये प्रोडक्ट देते हैं, सर्विसेज देते हैं, इसके नियर बाई कोई भी आपका जो है सब्स्टिट्यूट नहीं होता है कि आप उसके बदले में किसी और को चूज कर सको। इसी वजह से क्या होता है, जो भी प्राइस डिटरमाइन किया जाता है आपको उसको ही अपनाना पड़ता है, क्योंकि ये प्राइस मेक करने वाली होती है। अगर आप नहीं परचेज करोगे, नहीं लोगे, तो ये बोलोगे छोड़ो मत लो, ये लेने देने वाली तो एक है, लेने वाले तो बहुत सारे हैं इसमें। दिस लैक ऑफ कंपटीशन अलाउज द मोनोपोलिस्ट टू सेट प्राइस एंड कंट्रोल सप्लाई। इसकी वजह से, क्यों, क्योंकि आपकी जो मार्केट है, मार्केट के अंदर क्लोज सब्स्टिट्यूट कोई भी नहीं है, तो जो आपकी फर्म जो होती है, मोनोपोलिस्ट जो कंपनी आपकी है, फर्म है, वो प्राइस को सेट करती है एंड कंट्रोल करती है सप्लाई को, कितनी सप्लाई कहाँ पर करनी है, कितनी मात्रा में करनी है, किसको करनी है, सब कंट्रोल करती है। एक ही इंडस्ट्री, एक ही फर्म आपकी इंडस्ट्री इसको कंट्रोल करती है, जिसको आप बोलते हैं मोनोपोली। अब इसके हम फीचर के बारे में देख लेते हैं, क्या इसके फीचर्स हैं। सिंगल सेलर, क्या है इसके अंदर, सिंगल सेलर है, ओनली वन फर्म और एंटिटी कंट्रोल्स द एंटायर मार्केट सप्लाई ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विसेज। एक ही आपके पास फर्म है, एक ही आपके पास एंटिटी है जो कंट्रोल करता है एंटायर मार्केट को और प्रोडक्ट की सप्लाई और सर्विसेज को जो है वो एंटर करता है, उसको आप बोलते हो सिंगल सेलर। तो सिंगल सेलर ये आपका किस में होता है, मोनोपोली में होता है। नो क्लोज सब्स्टिट्यूट, अब इसके नियर बाई कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है कि अगर कंज्यूमर ने वो उस चीज़ को परचेज नहीं किया तो किसी और को परचेज कर लेगा, क्योंकि उसके पास कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है। कंज्यूमर डू नॉट हैव अल्टरनेटिव प्रोडक्ट दैट कैन ईजिली रिप्लेस द मोनोपोलिस्ट ऑफरिंग। जो मोनोपोलिस्ट आपको ऑफर कर रहा है उसके अतिरिक्त कंज्यूमर के पास कोई और सब्स्टिट्यूट नहीं है कि अगर वो परचेज नहीं करे तो कोई और चीज़ को परचेज कर ले, क्योंकि उसके पास सब्स्टिट्यूट नहीं है। आपका थर्ड वन आता है हाई बैरियर टू एंट्री। तो हाई बैरियर टू एंट्री होता है इसके अंदर, क्योंकि जो भी कोई नई फर्में आती हैं उनको इसके अंदर प्रवेश करना बहुत ही मुश्किल काम होता है। इसमें उनको बहुत सारे रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है, रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। इसमें बहुत सारे आपके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज आपके पास, जैसे कॉपीराइट वगैरह, ट्रेडमार्क वगैरह आपके पास होता है। तो हाई रिस्ट्रिक्शन और लीगली रिस्ट्रिक्शन इसके अंदर एंट्री करने में होती हैं। न्यू फर्म्स कैन नॉट ईजिली एंटर द मार्केट।
तो न्यू फर्म क्या कर सकती है, इजीली एंटर नहीं कर सकती है मार्केट में ड्यू टू लीगल रिस्ट्रिक्शन, क्योंकि इसमें बाधाएं होती हैं, कैसी वैधिक बाधाएं होती हैं, हाई कॉस्ट होती है और अदर ऑब्स्टेकल्स, और भी कई प्रकार की बाधाएं इसके अंदर होती हैं। वहीं पर आपका परफेक्ट कंपटीशन में देखा जाए तो जो आपकी फर्म्स होती हैं वो इजीली मार्केट के अंदर एंटर कर सकती है, इजीली एग्जिट कर सकते हैं, उसको किसी भी प्रकार का रिस्ट्रिक्शन नहीं है। वहीं पर मोनोपोली के पास आपके पास हायर रिस्ट्रिक्शन है, लीगल रिस्ट्रिक्शन है एंड हाई कॉस्ट आपको इसमें देनी पड़ेगी। साथ ही इसमें आपको कॉपीराइट, ट्रेडमार्क उनका भी जो है सामना करना पड़ेगा। उसके बाद आता है प्राइस मेकर। तो वहीं पर आपकी जो इंडस्ट्री होती है मोनोपोली या आपकी मोनोपोलिस्ट हैज सिग्निफिकेंट कंट्रोल ओवर प्राइसिंग सिंस देयर आर नो कंपटीटर। ना तो इसके कोई कंपटीटर हैं, तो प्राइस के ऊपर इसका ओवरऑल कंट्रोल है और ये प्राइस को अपने हिसाब से हर प्रकार के कंज्यूमर में वे सेट करती है कि किस तरह से आपने सेट करना है कंज्यूमर के अंदर प्राइस को। अगर जिसकी हाई इनकम है उसके लिए हाई प्रोडक्ट आप बनाओ, जिसकी कम इनकम है उसको लो इनकम के ऊपर आप दो, रूरल में आप अलग प्राइसिंग रख लो, अर्बन में आप अलग प्राइस। ये इसकी अपना थॉट है, ये इसका अपनी मर्जी है, तो किसी भी तरह से ये प्राइस को डिटरमाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपके पास आता है प्राइस प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो मोनोपोलिस्ट कंपनी जो होती है, मोनोपोली कंपनी जो होती है, इनका मेन मोटिव होता है प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। द फर्म सेट प्राइस टू मैक्सिमाइज इट्स प्रॉफिट ऑफन लीडिंग टू हायर प्राइस फॉर कंज्यूमर। ये क्या करती हैं, अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए, अधिकतम करने के लिए कंज्यूमर से बहुत ज़्यादा मात्रा में प्राइस को लेती है, हाई प्राइस से रखती हैं अपने कंज्यूमर्स के लिए। नेक्स्ट आता है लिमिटेड कंज्यूमर चॉइस। अब कंज्यूमर के पास लिमिटेड चॉइस है, जो वो ऑफर किया जा रहा है मोनोपोलिस्ट के द्वारा वही परचेज करना पड़ेगा, क्योंकि सब्स्टिट्यूट नहीं है और लिमिटेड चॉइस है उसके पास। सिंस देयर इज ओनली वन प्रोवाइडर कंज्यूमर हैव फ्यूअर ऑप्शन। तो एक ही प्रोवाइडर है जो आपको चीज़ को प्रोवाइड करवाएगा और कंज्यूमर के पास आपके पास फ्यू ही ऑप्शन है। मान लीजिए जैसे बिजली डिपार्टमेंट है आपका, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है, उसने 2 दिन के लिए कट लगा दिया, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी कट लगा दिया, तो आपके पास कोई और चॉइस नहीं है, कोई और ऑप्शन नहीं है कि आप बिजली को कहीं और से ले लो। आपको तो 2 दिन इंतजार करना पड़ेगा, उसी के बाद ही बिजली आपके पास आएगी। तो ना सब्स्टिट्यूट आपके पास है, ना ही आपके पास कोई और प्रोवाइडर है जो आपको ये चीज़ प्रोवाइड करवा देगा, इसीलिए कंज्यूमर के पास लिमिटेड चॉइस है। गवर्नमेंट रेगुलेशन मेनली क्या होता है, इस प्रकार की मोनोपोली होता है, गवर्नमेंट इसको रेगुलेट करती है। इन मैनी केसेस मोनोपोलाइज आर रेगुलेटेड बाय गवर्नमेंट टू प्रिवेंट एक्सेसिव प्राइसिंग एंड अब्यूज ऑफ मार्केट पावर को कंट्रोल रखने के लिए, प्राइस को एक्सेस करने के लिए, उसको जैसे एग्रीकल्चर को ये कंट्रोल भी करती है, टैक्सेस को कंट्रोल करती है। सो गवर्नमेंट इसको रेगुलेट करती है और गवर्नमेंट का इसमें ज़्यादा इंटरवेंशन होता है। सो ये थे आपके पास कुछ फीचर्स ऑफ मोनोपोली कंपनी के। अब हम नेक्स्ट देखते हैं क्या है इसके अंदर। अब है इसके अंदर प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन इन अ मोनोपोली मार्केट। अब मोनोपोली मार्केट में प्राइस को किस तरह से डिटरमाइन किया जाता है, किस तरह से निर्धारित किया जाता है। सो देखते हैं क्या है इसके अंदर। In a monopoly, a single firm controls the market and maximizes its profit by selecting an optimal price and output level। तो क्या करती है, मोनोपोली में सिंगल फर्म होती है जो कंट्रोल करती है पूरी मार्केट को, मैक्सिमाइज करती है प्रॉफिट को, और सेलेक्टिंग ऑप्टिमल प्राइसिंग, अपने हिसाब से ये प्राइसिंग को सिलेक्ट करती है। द फर्म फेस अ डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व। फर्म के पास किस तरह का डिमांड कर्व होता है, इस तरह का आता है, मीनिंग इट मस्ट लोअर द प्राइस टू सेल मोर। जिसका मतलब होता है प्राइस लो होंगे तो ये बहुत ज्यादा मात्रा में सेल कर पाएगा। नाउ आपके पास आता है की स्टेप्स इन प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन। प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन आप किस तरह से कर सकते हो, तो यहाँ पे आता है रेवेन्यू एंड कॉस्ट एनालिसिस। आप इसके अंदर रेवेन्यू एंड कॉस्ट एनालिसिस करोगे। आप टोटल रेवेन्यू किस तरह से निकलता है, प्राइस इनटू क्वांटिटी करके आप टोटल रेवेन्यू निकालोगे। मार्जिनल रेवेन्यू चेंज इन टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी, मार्जिनल, ये फॉर्मूलाज है जो आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा खुद से। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कंडीशन, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कब होगा आपका, प्रॉफिट को आप मैक्सिमाइज कब कर सकते हो, जब आपका मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट होगा, ना कि जब आपका मार्जिनल रेवेन्यू स्मॉलर देन मार्जिनल कॉस्ट होगा। मार्जिनल कॉस्ट ग्रेटर देन मार्जिनल रेवेन्यू जब होगी तब आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं होगा। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कंडीशन आपकी कब होगी, जब आपका रेवेन्यू कॉस्ट के बराबर होगा, रेवेन्यू ज्यादा होगा तब आपका जो है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होगा, अन्यथा ये आपके लिए लॉस होगा। The monopolist maximize profit where marginal revenue is equal to marginal cost.
दिस डिटरमाइंस द इक्विलिब्रियम आउटपुट, द क्रॉसपॉन्डिंग प्राइस डिटरमाइंड, ठीक है यही आपका कि आपकी रेवेन्यू जो है वो ऑलवेज ग्रेटर होना चाहिए। आउटपुट डिसीजन, अब आउटपुट का डिसीजन कब लिया जाएगा, जब आपकी मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट की इक्वल होगी, ना कि आपका मार्जिनल रेवेन्यू जो है स्मॉलर देन मार्जिनल कॉस्ट होगा, तब आपका जो है ये आउटपुट का डिसीजन नहीं लिया जाएगा। कब लिया जाएगा, जब मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होगी। अब प्राइस को किस तरह से डिटरमाइन किया जाएगा, वंस जो आपका क्रॉसपॉन्डिंग है इज डिटरमाइन द मोनोपोलिस्ट चार्ज द हाईएस्ट प्राइस, जब आपका एक बार क्रॉसपॉन्डिंग प्राइस आपने डिटरमाइन कर लिया, वो अपने हिसाब से चार्ज कर सकता है प्राइस को, दैट कंज्यूमर आर विलिंग टू पे, जो कंज्यूमर पे करने के लिए अवेलेबल हैं या पे वो कर सकते हैं वो करेंगे बेस्ड ऑन डिमांड कर्व, जिस प्रकार की एक डिमांड कर्व होगी वहां पर उस हिसाब से आप प्राइस को डिटरमाइन कर सकते हो। द प्राइस इज ऑलवेज हायर देन मार्जिनल कॉस्ट क्रिएटिंग सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, जब आपका प्राइस हाई होगा, कॉस्ट से ज्यादा जब आपका प्राइस होगा तभी आपको सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होगा, और सुपर नॉर्मल प्रॉफिट आपको कब होता है, शॉर्ट टर्म में होता है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन अंडर मोनोपोली, अब मोनोपोली के अंदर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, किसके, मोनोपोलिस्ट के द्वारा। डिस्क्रिमिनेशन क्या है, होता है भेदभाव, कि अपने हिसाब से वो प्राइस को डिटरमाइन करता है, जहां उसका मन करेगा ज्यादा रख लेगा, जहां उसका मन करेगा कम रख लेगा, तो ये उसके ऊपर डिपेंड करता है, और ये डिमांड कर्व के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन अंडर मोनोपोली किस तरह से होता है, ये कैसे ऑकर्स होता है, व्हेन अ मोनोपोलिस्ट चार्ज डिफरेंट प्राइस फॉर द सेम प्रोडक्ट, सेम प्रोडक्ट के लिए जब डिफरेंट प्राइस को चार्ज किया जाएगा मोनोपोलिस्ट के द्वारा डिफरेंट कस्टमर से, विदाउट डिफरेंशिएशन इन प्रोडक्ट कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट आपकी वही रहेगी। प्रोडक्शन कॉस्ट जो, मान लीजिए एक आपके पास पेन है, उसको बनाने के प्रोडक्शन कॉस्ट आपके पास 5 आई है, तो प्रोडक्शन कॉस्ट आपके पास 5 ही रहेगी, कॉस्ट में चेंजेस नहीं आएगा, लेकिन आप हर प्रकार के क्षेत्र में जाकर उससे अलग अलग प्राइस जो है वो डिटरमाइन कर सकते हो। इसको आप बोलते हो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, कि एक ही प्रोडक्ट में जो प्रोडक्ट कॉस्ट उसकी आई है उसको अलग अलग तरह से आप उसमें प्राइस को डिटरमाइन कर सकते हो। दिस स्ट्रेटजी हेल्प द मोनोपोलिस्ट मैक्सिमाइज प्रॉफिट बाय कैप्चरिंग मोर कंज्यूमर सरप्लस, तो ये है कंज्यूमर के सरप्लस को वो अपने पास रख लेगा, उनके जो अधिक होगा उसको और अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करेगा। सो टाइप्स ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, तो 3 तरह से आपका प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है। फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, जिसको आप बोलते हो परफेक्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। परफेक्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन अब आपका क्या होता है, इसको आप फर्स्ट स्टेज भी बोलते हो। द मोनोपोलिस्ट चार्ज ईच कस्टमर द मैक्सिमम प्राइस दे आर विलिंग टू पे, क्या करता है आपका मोनोपोलिस्ट चार्ज करता है ईच कस्टमर से, हर प्रकार का कस्टमर जो होता है उससे वो चार्ज करता है मैक्सिमम प्राइस उस प्रोडक्ट के लिए, जितना वो पे कर सकते हैं, जितना पे कर सकते हैं उस प्रोडक्ट के लिए उतना वो उनसे चार्ज करने की कोशिश करता है, उतना वो उसका प्राइस डिटरमाइन करता है। इसको आप बोलते हो फर्स्ट डिग्री, जितना दे सकता है उतना ले लो। जैसे आपके पास फेरी वाले आते हैं, फेरी वाले बोलते हैं जी आपको ये चीज़ है 800 रुपये में मिलेगी, आते हैं ना फेरी वाले, घर घर में आते हैं, 800 रुपये की चीज़ है, आपको 800 रुपये वो उसका प्राइस रख के जाते हैं, तो वो इतना, उनको ऐसा लगता है कि इतना ये पे कर सकते हैं, तो उतना वो प्राइस, बार्गेनिंग करने के बाद तो आप उसको कम करा लोगे, लेकिन पहले जो वो प्राइस वही बताता है जो आप पे कर सकते हो, इतना आप उस चीज़ के लिए दे सकते हो। सो इसको आप बोलते हो फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। कस्टमर सरप्लस इज completely eliminated and all surplus turns into the monopolist profit। कस्टमर का सरप्लस जो होता है उसको आप टोटली एलिमिनेट कर दोगे, मतलब कस्टमर ऐसा सोचेगा कि ये चीज़ तो 800 की है नहीं, मैं तो उसको 400 में खरीदूंगा, लेकिन अब आपको वो चीज़ पसंद है, आपको वो परचेज भी करनी है, मोनोपोली है, उसके जैसा आपके पास अल्टरनेट भी कोई नहीं है, आपको वो खरीदनी पड़ेगी, तो 800 आपको उसका देना ही पड़ेगा। आपका सरप्लस तो उसने ले लिया, मोनोपोलिस्ट ने ले लिया, अब मोनोपोलिस्ट के पास प्रॉफिट हो गया, 400 रुपये का एक्स्ट्रा उसके पास प्रॉफिट हो गया। सो इसको आप बोलते हो फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। तो जैसा ऑक्शंस में होता है पर्सनलाइज प्राइसिंग, इन लग्जरी मार्केट्स के अंदर आप अपने हिसाब से प्राइस रखते हो, कस्टमाइज प्रोडक्ट होता है वहाँ भी अपने हिसाब से आप प्राइस रखते हो, जितना वो पे कर सकते हैं उतना, इसको आप बोलते हो फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। वहीं पर आपके पास आता है सेकंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, जिसको आप बोलते हो क्वांटिटी बेस्ड प्राइसिंग। पहला था परफेक्ट प्राइसिंग डिस्क्रिमिनेशन। अब है आपके पास क्वांटिटी के बेसिस के ऊपर आप प्राइस को भेदभाव रखोगे, प्राइस को अलग अलग करोगे। कैसे? प्राइसेस वेरी बेस्ड ऑन द क्वांटिटी परचेज्ड। अब क्या किया जाएगा,
प्राइस जो आपका डिटरमाइन किया जाएगा वो किया जाएगा आपका क्वांटिटी जितनी आप परचेज करते हो। मान लीजिए आपने कम क्वांटिटी परचेज किया, आपको ज़्यादा पैसा देना पड़ा। आपने बल्क में कुछ चीज़ों को परचेज किया, आपको डिस्काउंट मिल गया। मान लीजिए आप क्या करते हो, मोमोज की दुकान में जाते हो, मान लीजिए आपको 100 रुपए की हाफ प्लेट मोमोज मिलती है ना, हाफ प्लेट मिली। वहीं पर जब आप फुल प्लेट लोगे, फुल प्लेट में आपको 180 का वो दे देंगे। तो क्या होगा, जब आपने बल्क में उसको परचेज किया तब आपको डिस्काउंट मिला, लेकिन जब आपने उसको सिंगल को आपने परचेज किया तब आपको उसके लिए ज़्यादा पे करना पड़ेगा, और जब आपने बल्क में परचेज किया तो उससे आपको डिस्काउंट मिल गया। जैसे आपने कपड़े परचेज किए, आपको एक सूट मिलता है 500 रुपये का, वहीं पर दुकानदार आपको ये बोलता है कि अगर आपके साथ 3 सूट और लेते हो तो मैं आपको 1000 रुपये के दे दूंगा 3 सूट। ठीक है, सो वो क्या हो गया, बल्क में परचेज करने से आपको डिस्काउंट मिलता है। इनकरेज कस्टमर टू बाय मोर वाइल स्टिल एक्सट्रैक्ट, क्या करता है ये, कंज्यूमर कस्टमर को बोलता है कि आप ज्यादा से ज्यादा परचेज करो, स्टिल एक्सट्रैक्टिंग हायर प्राइस फ्रॉम लोअर वॉल्यूम बायर्स। सो वही है। एग्जाम्पल क्या है, इलेक्ट्रिसिटी प्राइस। ठीक है, अब आपके पास आता है थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, मार्केट सेगमेंटेशन। अब आप क्या करोगे, मार्केट को सेगमेंट कर दोगे, मार्केट का विखंडन कर दोगे, मार्केट को डिवाइड कर दोगे। डिफरेंट कस्टमर ग्रुप्स आर चार्ज डिफरेंट प्राइस बेस्ड ऑन एज, इनकम, लोकेशन और अदर फैक्टर्स। अब क्या किया जाएगा, कस्टमर से अलग अलग प्रकार से जो है उसके ऊपर चार्जेस लगाए जाएंगे। जैसे डिफरेंट प्राइस लिया जाएगा अकॉर्डिंग टू एज, अकॉर्डिंग टू इनकम, अकॉर्डिंग टू लोकेशन एंड अदर फैक्टर्स। और भी इसमें हो सकते हैं कि रूरल एरिया में आप कम प्राइस रखोगे, अर्बन एरिया में ज़्यादा प्राइस रखोगे। जिनकी इनकम ज़्यादा है वो ज़्यादा पे करेंगे, जिनकी इनकम कम है वो कम पे करेंगे। जिनकी एज ज़्यादा है हो सकता है वो कम पे करे, जिनकी इनकम कम, जिनकी एज कम है हो सकता है वो ज़्यादा पे करे। इस तरह से जब आपने मार्केट को सेगमेंट कर दिया, अलग प्रकार से डिवाइड कर दिया, उसके ऊपर जब आपने प्राइस को रखा, उसको आप बोलते हो थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। द प्राइस आइडेंटिफाइज, अब यहाँ पे प्राइस क्या करता है, आइडेंटिफाइज सेगमेंट्स विद डिफरेंट प्राइस elasticities of demand and charge high price to those with lower elasticity. Example, student and senior discounts, airline tickets, cinema pricing. तो जैसे आप इकोनॉमी क्लास में जाते हो वहाँ पर आपको डिस्काउंट मिल जाता है। एयर फोर्स, जैसे आपका कोई व्यक्ति है वो आर्म्ड फोर्सेस से रिलेटेड होता है, अकॉर्डिंग टू उनके कैसा हो गया जॉब, आर्म्ड फोर्सेस होते हैं उनको ना टिकट्स में मिलती है रिबेट मिल जाती है, उनको रिबेट उनको दे दिया जाता है, कमी कर दी जाती है टिकट्स में। सो ये आपका है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। आप 3 टाइप से कर सकते हो। फर्स्ट में आ जाता है आपका परफेक्ट, सेकंड में आपका जाता है क्वांटिटी के बेसिस के ऊपर, थर्ड में आपका आ जाता है मार्केट को सेगमेंट आपने कर दिया। सो आपको याद में रहना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और ओलिगोपोली। आपकी 2 चीज़ें बचती हैं और लास्ट में आपका बचता है प्राइस स्ट्रैटेजीज, आप किस तरह से बनाओगे। इसको हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू लाइक द सेशन। थैंक यू।